नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उड़ान की होनहार सीरीज में एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं। आज जो हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं राज आशीष। राज आशीष के बारे में एक छोटा सा इंट्रो मैं आप सभी को देना चाहूँगा। 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 मतलब देखा जाए तो लगातार 5 बार सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में शामिल हुए हैं। बात करूं मैं सीजीपीएससी की सबसे बड़ी परीक्षा राज्य सेवा परीक्षा, तो सीजीपीएससी की राज्य सेवा परीक्षा में लगातार इन 5 वर्षों में इन्होंने मुख्य परीक्षा लिखी है। इसके अलावा 2019 में इन्होंने इंटरव्यू दिया है, 2020 में भी इंटरव्यू दिया है और 2021 में इंटरव्यू देने के साथ इनको एनटी का पद प्राप्त हुआ है, नायब तहसीलदार का। तो वर्तमान में ये नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थ हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे। एक और जो बहुत बड़ा मुद्दा अभी बना हुआ है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीजीपीएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जहां पर उसने ये बताया था कि सीजीपीएससी के पाठ्यक्रम में बदलाव होने वाला है। जो राज्य सेवा परीक्षा है उसके पाठ्यक्रम में बदलाव होने वाला है। सजेशंस भी मांगे गए थे बच्चों से, तो उस पर भी बात करेंगे कि अभी का जो पाठ्यक्रम है उसमें क्या फायदे क्या नुकसान है छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी हैं उनके लिए, और क्या बदलाव किए जा सकते हैं जिससे कि छत्तीसगढ़ वालों के लिए कहीं ना कहीं फायदा हो जाए। जो ऐसा कहा जाता है कि बाहर के दूसरे स्टेट के कुछ बच्चे आ जाते हैं, बहुत सारे पद उन पे चले जाते हैं, तो क्या बदलाव किया जाए जिससे छत्तीसगढ़ के मतलब कि छत्तीसगढ़िया लोगों के लिए फायदा हो जाए। तो इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले राज आशीष जी, आपका स्वागत है उड़ान के इस चैनल में। उड़ान की होनहार सीरीज में आपका स्वागत है। ये सीरीज लाने का उद्देश्य एक बार मैं बताना चाहूँगा। समय समय पर इस सीरीज में वीडियोस आते रहते हैं। कारण है इस सीरीज को लाने का, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरियों की, उनको लगातार गाइडेंस मिलता रहे, मोटिवेशन मिलता रहे। जो चयनित लोग हैं उनसे अगर आप बातचीत करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे तो एक सही दिशा में आपको तैयारी करने का मौका मिलता है। तो उसी क्रम में आज मेरे साथ राज आशीष जी हैं। चलिए चर्चा आरंभ करते हैं। राज आशीष जी, सबसे पहले थोड़ी जो आपकी यात्रा रही है सरकारी नौकरी की, इस यात्रा के बारे में जानना चाहूँगा कि किस प्रकार, कहाँ से आपने तैयारी स्टार्ट की, कितने वर्षों का संघर्ष रहा, तब जाकर के आपको फाइनली सफलता मिली। देखो, सीजीपीएससी में मेरे को 5 साल लगे तैयारी करने में जी। और मैं जॉब करते करते इसका तैयारी कर रहा था। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, पहले मेट्स में पढ़ाया, फिर कलिंगा में पढ़ाया जी। तो जॉब करते करते तैयारी किया हूँ। इसके लिए मेरे को 5 साल लग गए। 5 साल लगने में टाइम का भी एक इशू था, क्योंकि प्राइवेट जॉब जो है 10-10 घंटा, 11 घंटा, 12 घंटा का रहता है। तो मेरे को इसमें 5 साल लगे। और टाइम मैनेजमेंट जो है वो मेन था मेरे तैयारी के समय। टाइम मैनेजमेंट था, क्योंकि फिर अपने को 7:30 बजे बस पकड़ना रहता था, शाम को 6 बजे अपन वापस घर पहुंचते थे। तो इन 5 सालों में जो टाइम मैनेजमेंट रहा उसी के चलते जो है मेरे को इसमें सफलता मिला है। बहुत लंबा, जैसे अगर जॉब की बात करें, बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी रहता है कि सर हम जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ साथ सीजीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं क्या? तो उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने बैठे हुए हैं। जैसा कि राज आशीष कह रहे हैं कि सुबह 7:30 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, 6:30 बजे तक इनकी कहीं ना कहीं व्यस्तता रहती थी कॉलेज की जॉब में, प्रोफेसर में। उसके बाद जो है इन्होंने उसके बाद भी इन्होंने सीजीपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक किया है। तो जो बच्चे सुन रहे हैं जो जॉब करने के साथ साथ तैयारी की सोचते हैं, तो बिल्कुल जॉब के साथ साथ भी तैयारी की जा सकती है, लेकिन आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना होगा, जैसा कि सर कह रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट करना होगा, उसमें आपको धैर्य भी रखना है जी। धैर्य के साथ साथ आपको ये चीज़ भी देखना है कि अपने अंदर पॉजिटिवनेस रखना है जी। जैसे मैं बहुत लोगों को देखा हूँ कि फिर उनके मन में एक नेगेटिव आता है कि अरे यार वो तो खाली है, पूरा दिन भर लाइब्रेरी में पढ़ता है, हम लोग तो जॉब करके आ रहे हैं, हमारे 2 घंटे से क्या होगा, वो 8 घंटा पढ़ रहा है। तो एक अपने अंदर पॉजिटिविटी सबसे पहले भरना है। जो भी जॉब पर्सन है और उसको सीजीपीएससी की तैयारी करना है, तो उसको सबसे पहले अपने अंदर पॉजिटिवनेस भरना है कि हाँ मेरे को इसको करना है, और उसमें एक जुनून होना चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास जो भी टाइम है उसको केवल और केवल आप सीजीपीएससी के यूटिलाइजेशन में लगाना है। बिल्कुल, मतलब जॉब के साथ साथ तैयारी की जा सकती है, लेकिन थोड़ा धैर्य बना के रखना पड़ेगा। 100% की जा सकती है, बस अपने आप को कंट्रोल रखना है, धैर्य रखना है और पॉजिटिव होके चलना है। मेरे साथ बहुत सारे और लोग थे जिन लोग
CGPSC की तैयारी करेंगे ऐसे बोलते थे। फिर उसके बाद उन लोग का ऐसा था कि वो जुनून नहीं ला पाते थे जी। उन लोग का बस यही मानना रहता था, अरे यार आज तो पूरा दिन गया जी। अब हम 4 घंटा भी पढ़ के क्या करेंगे या 2 घंटा भी पढ़ के क्या करेंगे। तो CGPSC में आपको बस कंटिन्यूअस पढ़ने का जरूरत है, लगातार। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप दिन में पूरा 16 घंटा पढ़े, 10 घंटा पढ़े, आपको बस रेगुलर पढ़ना है। बिल्कुल। थोड़ा संयम का एग्जाम तो है ये। हाँ, संयम का एग्जाम मतलब है, आपको बहुत संयम का पेशेंस एग्जाम। बना के रखना पड़ेगा और लंबी तैयारी मांगता है, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर मेरे मैसेज भी बहुत सारे आते हैं कि सर अपना नोट्स दे दीजिए, हम पढ़ लेंगे, या कोई शॉर्टकट हो तो बताइए। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई शॉर्टकट वगैरह नहीं होता है। इसमें आपको प्रॉपर लग के तैयारी करना ही पड़ेगा और जी जान लगा के करना पड़ेगा। मतलब जो सिलेबस है उस सिलेबस को पूरा कवर करना पड़ेगा आपको, पूरा कवर करना पड़ेगा। और कई बच्चे सबसे बड़ा गलती ये करते हैं कि उन लोग प्री पढ़ते हैं, फिर प्री पढ़ते पढ़ते उन लोग का इस बार नहीं निकला, फिर अगले बार प्री का ही तैयारी कर रहे हैं। मान लो जैसे सेकंड अटेम्प्ट में निकल गया, मतलब 2 साल बाद निकल गया प्री। फिर अब उनके पास 50 दिन का समय है मेंस। बिल्कुल। फिर वो उनका प्री निकालना भी एक तरीके से मेरे हिसाब से वो वेस्ट हो जाता है। बिल्कुल। तो मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि आपका जो जैसे 1 साल का इसमें कैलेंडर है, तो फरवरी में जैसे कि आपका प्री हो गया, प्री होने के बाद आपका मान लो जाए उतना अच्छा नहीं आ रहा है, मेंस नहीं दिलाओगे, फिर भी आपको मार्च से लेके कम से कम अक्टूबर तक तो आपको मेंस पढ़ना ही चाहिए। बिल्कुल। और या तो उसमें 5 घंटा मेंस रखो, 5 घंटा प्री रखो, लेकिन मेंस जरूर पढ़ें। बिल्कुल। मेंस पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ज्ञान में वृद्धि ही होगी। हाँ। किसी भी टॉपिक में और डीप जाएंगे आप, मतलब जितना डेप्थ में जाकर के तैयारी करेंगे प्री में उतना ही फायदा मिलेगा आपको, मतलब प्री में उतना ही फायदा मिलेगा। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यही हो जाता है कि आप मेंस पढ़ने का सबसे अच्छा चीज़ वही है कि आपको 50 दिन में बहुत ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है। बिल्कुल। और मेंस का सिलेबस भी इतना बड़ा है, आप जानते ही हैं। अभी वर्तमान में जो सिलेबस है वो 7 पेपर हैं, हर पेपर में लगभग 3 भाग हैं और उसके बाद इतने सारे विषय हैं, तो वो 50 दिन जो प्री के बाद लगभग मिलते हैं, 50, 60, 70 दिन जो भी मिलते हैं वो सफिशिएंट नहीं रहते हैं। तो आपको प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी में थोड़ा सा फोकस्ड होना चाहिए कि, और मेंस की तैयारी करेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए कोई भी टॉपिक आप उठा करके अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पढ़ते हैं तो प्री के फैक्ट्स, प्री के कंसेप्ट तो आपके क्लियर हो ही रहे हैं, साथ में उत्तर लेखन पे भी आपकी पकड़ मजबूत हो रही है। और आप अगर केवल प्री ओरिएंटेड तैयारी करते हैं तो प्री निकालने के बाद भी आप मेंस पहले अटेम्प्ट में नहीं निकाल पाएंगे। तो सर का वही कहना है कि प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी बिल्कुल की जा सकती है, तो दोनों को साथ में लेकर तैयारी करनी चाहिए। मैं तो ये बोलूँगा कि जो बिगिनर बच्चे हैं, जो एकदम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, उनको तो सबसे पहले मेंस ही पढ़ना चाहिए। अच्छा जी। जो कॉमन सब्जेक्ट है छत्तीसगढ़ का पूरा और इंडिया का पूरा, उसको मेंस के साथ ही मिला के पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। मतलब जो प्री और मेंस में कॉमन है उसको मेंस के रिगार्डिंग आप पूरा तैयार कर लीजिए ताकि संपूर्णता में तैयारी हो। संपूर्णता में तैयारी। वो आप जो मेंस का तैयारी करते हैं वो भी आपका प्री ही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो भी प्री ही है, बस उसमें से आपको फाइंड आउट कर करके कुछ फैक्ट्स को अपने अंदर समाहित करना है और थोड़ा धैर्य बना के रखना पड़ेगा। जैसे राधाशीष जी, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो धैर्य नहीं बना पाते हैं। मतलब बच्चे सोचते हैं कि 4 महीना, 3 महीना, 2 महीना तैयारी करके हमारा CGPSC निकल जाए। जैसे मैंने क्लासेस में भी देखा है, बच्चे बहुत ज़्यादा रेगुलर बैठ नहीं पाते हैं, तो संयम नहीं थोड़ा सा बच्चों में है। ये लंबी तैयारी है, आपको सिलेबस को पहले तो कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे अगर आप किसी सिलेबस को पढ़े ही नहीं है तो वहां से कोई अगर प्रश्न आता है तो वो नहीं कर पाएंगे आप। तो पहले तो आपको सिलेबस को पूरा पढ़ना पड़ेगा और सिलेबस को पढ़ने में कम से कम 1.5 साल का समय तो लगेगा। बिल्कुल लगेगा, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस, इतने सारे विषय हैं, तो 1.5 साल का लगभग समय तो आपको सिलेबस को पूरा करने में लगेगा। मतलब कम से कम 1.5 साल के बाद आप सोच सकते हैं कि आप PSC के एग्जाम में अपीयर हो पाएंगे और सोच सकते हैं कि प्री निकाल पाएंगे, मेंस निकाल पाएंगे। कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना में तो आप संभव ही नहीं है कि आप तैयारी करके निकाल लें। हो सकता है प्री निकल जाए लेकिन मेंस से आप बाहर हो जाएं, ऐसा हो सकता है। अगर आपको पूरा का पूरा सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम चाहिए तो आपको संयम बरतना पड़ेगा, आपको एक लंबी तैयारी करनी पड़ेगी। राधाशीष जी, जैसा कि आपने बताया 18 से लेकर के 22 तक लगातार आपने मुख्य परीक्षा लिखी है, उसके बीच में 19, 20, 21 का इंटरव्यू भी आपने दिया है। तो
धैर्य कहीं पे ऐसा डगमगाया नहीं कि 18, 19, 20, 21 मतलब चौथे मुख्य परीक्षा के बाद आपको जो इंटरव्यू देने का मौका मिला वहां पर आपको फाइनली पोस्ट मिली, तो किस प्रकार से आपने ये धैर्य बना के रखा था? ये ऐसा है कि धैर्य तो टूटा, कई बार टूटा। जैसे कि 19 में जब मैं पहला इंटरव्यू दिया जी तो काफ़ी अच्छा था, एग्ज़ाम भी अच्छा था, मेंस भी काफ़ी अच्छा गया था, इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा गया था, लेकिन उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया जी। उस समय मेरा रैंक भी 196 आया था, तो उस समय मेरे कोई पोस्ट नहीं मिला। तो फिर ऐसे लगा कि मैं 3 साल, जैसे पहले ये जो प्रोसेस है वो कम से कम 1.5 साल ले लेता था जी तो 3 साल मेरा चला गया था केवल एक ही इंटरव्यू में। जी तो उस समय बहुत वो पूरा धैर्य एकदम टूट गया। मेरे को मन होने लगा कि मैं व्यापम पढ़ लूँ क्या, व्यापम का परीक्षा दिलाऊँ क्या, ऐसा मतलब। और मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट है तो मैथ्स वो था, स्ट्रांग था, तो ऐसा लगा कि एसएससी पढ़ लें क्या। लेकिन अपन इसमें भटके नहीं इसलिए क्योंकि ऐसा लगा कि यार 3 साल हम जब इसको दे ही रहे हैं तो और देते हैं। बिल्कुल। फिर 20 में दिए, 20 में मेंस में पास हुए, फिर इंटरव्यू पहुंचे, फिर भी लग रहा था बिल्कुल कि अब तो ठीक है, अगली बार नहीं हुआ, इस बार तो 100% है, श्योर है, होना ही है। लेकिन फिर एक बार रिजल्ट पूरा विपरीत रहा, और हम फिर एक बार इंटरव्यू से वापस हो गए। तो फिर से अब स्टार्ट करना था, फिर से प्री दिलाना था, मेंस दिलाना था, फिर से इंटरव्यू। तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन था माइंड में कि अब क्या किया जाए। फिर एक प्रेशर भी रहता है घर वालों का या बाकी लोगों का कि यार 4 साल से पढ़ रहा है। बिल्कुल। और बहुत लोग ये सब बारे बात भी करते हैं, अरे तो 4 साल से पढ़े थे, वो तो 5 साल से पढ़े थे, ऐसा वाला। ठीक बोल रहे हैं। तो ये सब चीज़ को इग्नोर करना है। सभी स्टूडेंट को मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपका एक लक्ष्य है कि हमको इसमें सिलेक्शन चाहिए, तो बाकी सब चीज़ को आपको पूरी तरह से इग्नोर करना है। बस अपने लक्ष्य पे केंद्रित रहिए कि हाँ मेरा शेड्यूल ये है, मेरे को ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, तैयारी करना है। जब भी फाइल हो रहे हैं तो उसको ड्रॉप आउट नहीं करना है कि अब हो गया, उसको और तेज़ी से तैयारी करना है, अपने आप को देखना है क्या क्या बदलाव होना चाहिए। जैसे मैं बहुत सारे चीज़ें निकाला था, मेरा 19 और 20 में मेंस में ही अच्छा नंबर नहीं आया था। अच्छा। इंटरव्यू में मेरा नंबर ठीक था, मेंस में नहीं आया था। तो जितने भी मेरा आंसर शीट था उसको निकाल के मैंने अच्छे से स्टडी किया। 2-4 जो टॉपर्स थे जिनका सिलेक्शन हुआ था, उन लोग का मैंने आंसर शीट निकाल के देखा, और उसमें देखा कि मेरे से कहाँ मिस्टेक हो रहा है, उनको कहाँ नंबर मिल पा रहा है। तो ये सब चीज़ एनालिसिस आपको करना ही है। अगर आप बार बार फेल हो रहे हो तो आपको एनालिसिस का ज़रूरत है। और एक बात आपने जो बीच में रखी थी कि एक दबाव रहता है, जैसे जहाँ से आप आए हैं, जिस भी जिले से, गांव से आप आए हैं, जो परिवार का एक प्रेशर रहता है। खैर माँ बाप का तो उतना प्रेशर नहीं रहता है क्योंकि माँ बाप जानते हैं कि बच्चा हमारा मेहनत कर रहा है, और जो इस परीक्षा को समझते हैं उनका भी प्रेशर नहीं रहता। लेकिन एक अपने आप में ये दबाव आ जाता है कि हमारे आस पड़ोस वाले देख रहे हैं कि 4 साल हो गए इसको तैयारी करते, हमारे समाज वाले, हमारे गांव वाले देख रहे हैं कि 4 साल से तैयारी करते हो गया, इसको 5 साल से तैयारी करते हो गया। तो कहीं ना कहीं एक मानसिक दबाव तो आ जाता है कि अब क्या होगा, क्या नहीं होगा, मिलेगी नौकरी, नहीं मिलेगी। लेकिन मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि ये फील्ड खाली हाथ तो नहीं लौटाती है। हाँ, खाली हाथ नहीं लौटाएगा, ये आपको इतना काबिल तो बना ही देता है कि आप कोई ना कोई एग्जाम तो क्रैक कर ही सकते हो। लेकिन आपका फोकस CGPSC है तो मैं समझता हूँ कि पूरा इसमें डूब जाना चाहिए लोगों को। पूरा आप जब इसमें पूरी तरह से डूब जाओगे, जैसे बहुत लोग ऐसे रहते हैं जिन लोग केवल दिखाने के लिए PSC पढ़ते हैं, है ना, दिखाने के लिए PSC पढ़ेंगे और दिखाने के लिए लाइब्रेरी जाएंगे, लेकिन उसमें उन लोगों में मैं उतना जुनून नहीं देख पाता हूँ। मेरे बहुत लोग ऐसे मिले जिन लोग बस ये बोलते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो अपना सही चीज़ डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हम किस डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं। CGPSC तैयारी करना एकदम बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको जो अनुशासित रखना है अपने आप को, वो बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात कही सर ने कि अनुशासन के साथ अगर आप आगे चल रहे हैं और रेगुलरिटी को मेंटेन करके रखते हैं तो आपका चयन सुनिश्चित है। वो भले 1 साल के बाद हो, 2 साल के बाद हो, पद कम रहते हैं तो बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चे बाहर हो जाते हैं। तो ये नहीं कि आप असफल हो रहे हैं, आप सफलता की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं, इस बात को समझिए। कदम बढ़ा रहे हैं और बिल्कुल भी इरेगुलरिटी नहीं दिखाना है। मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जो ठीक है प्री
दे दिए प्री का एग्ज़ाम, जी अब नहीं बना अच्छा हमारा तो मेंस तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो अब 3-4 महीना वो गैप कर लेते हैं। बिल्कुल। फिर 4 महीना बाद वो हाँ अब नवंबर आने वाला है तो अब पढ़ते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो है हानिकारक चीज़ है वो यही है। मतलब इस फील्ड में देखा जाए तो रेगुलरिटी का बहुत बड़ा, कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा अगर आप कंसिस्टेंसी बना के रखें, कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, 5-6 घंटे 7 घंटे भले पढ़िए लेकिन रेगुलर पढ़िए आप। ये नहीं कि एक दिन आप 10-12 घंटा पढ़ लिए फिर अगले दिन शांत हो गए और फिर 1 महीना पढ़े फिर 2 महीना शांत हो गए। तो रेगुलरिटी मेंटेन करके रखे हैं। डिसिप्लिन और रेगुलरिटी, ये 2 चीज़ें अगर आप मेंटेन कर रखे हैं तो आपको ये फील्ड जो है ये खाली हाथ तो वापस नहीं भेजेगी, ये तो तय है। जैसा कि आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, आपके सामने बैठे हुए हैं, एक लंबा संघर्ष रहा और फाइनली इनको ये जो CGPSC है, इनमें CGPSC के एग्ज़ाम में इनको सफलता मिल ही गई है। कुछ और बातें, जैसे राजाशीष जी, अभी जो एक पैटर्न को बदलने की बात चल रही है, जो अभी पाठ्यक्रम है CGPSC का, मुख्य परीक्षा का, खास करके तो मुख्य परीक्षा को ही बोला जा रहा है कि बदलाव होगा। प्री में तो मुझे नहीं लग रहा, प्रीलिम्स में तो मुझे उम्मीद कम है कि बदलाव देखने को मिलेगा। मुख्य परीक्षा में ही बदलाव की बात की जा रही है। तो अभी जो सिलेबस है, आपको भली भांति ये पता है सिलेबस अभी क्या है और क्या क्या नया हो सकता है, क्या क्या नया होना चाहिए, इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। जैसे अभी वर्तमान की बात करूं मैं, तो अभी मुख्य परीक्षा में 7 पेपर देने हैं। आपको क्या लग रहा है कि किस पेपर की, इसमें किस पार्ट की आवश्यकता नहीं है या अननेसेसरी बहुत ज़्यादा डाल दिया गया है, जिससे कि मतलब जिसका कोई आगे जा करके ना यूज़ है और ना ही उसको इतना पढ़ने का कोई मतलब है, अननेसेसरी उस पार्ट को डाला गया है? वैसे तो इम्पोर्टेंट सभी पार्ट हैं, और लेकिन हम कुछ पोर्शन पे बात कर सकते हैं। जैसे कि पेपर 7 में ही अगर हम बात करें तो पेपर 7 में अनसर्टेनिटी मतलब जैसे जो टॉपिक है ना, केवल उसी टॉपिक से नहीं पूछा जाता। बिल्कुल। अगर नियम कानून उसमें पूछ रहे हैं तो उन लोग कहीं से भी नियम कानून को उठा के डाल देंगे, ऐसा वो पेपर 7 का पैटर्न देखने को मिल रहा है। हाँ, मतलब जो चीजें लिखी उससे बाहर की चीजें उससे बाहर की चीज पेपर 7 में आ जाता है। पेपर 7 में कोई निश्चितता नहीं है कि जो लिखा वहीं से आएगा। हाँ, निश्चितता भी नहीं है। और जैसे उसमें नियम कानून के बारे में है तो अच्छे से उसमें क्वेश्चन नहीं बन पाता। जैसे धारा, कोई भी धारा अगर पूछ दे रहा है जी, अब इतने सारे धाराएं हैं, आईपीसी में इतने सारे धाराएं हैं, 300-400, अब उसको किसी एक धारा को उठा के पर्टिकुलर धारा के नाम से जो पूछ रहे हैं, बिल्कुल, तो मेरे को नहीं लगता कि ये सही पैटर्न है। क्योंकि आप पास किसी अधिनियम में 500 धारा है, अगर उसमें किसी एक धारा को उठा के पूछ दे रहा है, जैसे मैं जब दिलाया था 20 या 21 का बात है, तो उसमें 4 और 8 नंबर पे कम से कम 4-5 धाराएं आती जी। तो ये थोड़ा सा कठिन टास्क है कि आप पूरे अधिनियम में से किसी पर्टिकुलर धारा को पूछना जी। तो पेपर 7 में मुझे लगता है कि एक चेंजेस उसमें होना चाहिए जी। मतलब कुछ चीज़ों को समेटना चाहिए उनको, या फिर जो चीज़ें लिखी गई हैं उसमें उनसे ही क्वेश्चंस बने। मतलब कोई ऐसा मतलब सर्टेनिटी होना चाहिए कि हमारे पास कोई सोर्स ही नहीं है देखा जाए तो पढ़ने का, पेपर 7 को पढ़ने का। और उसमें अधिनियम में जो पर्टिकुलर लिखा है अधिनियम, जैसे मानव अधिकार नियम, सूचना का अधिकार नियम, तो इन सब का एक आध क्वेश्चन देखने मिलेगा। और उसके बाद ऐसा क्वेश्चन उसमें डालते हैं जो जिस अधिनियम के बारे में उसमें सिलेबस में मेंशन ही नहीं है। या तो उसमें साफ साफ लिखना चाहिए ये अधिनियम, और वहीं से ही क्वेश्चन है। बिल्कुल। और खासकर ये जो धारा वाला जो पूछते हैं उसको तो थोड़ा सा हटाना जरूरी। पेपर 7 में थोड़ा बदलाव तो होना चाहिए पेपर 7 में। और पेपर 7 ही देखा गया है पिछले 3-4 सालों का। अगर पेपर देखेंगे आप तो पेपर 7 में मैक्सिमम बच्चे फेल हुए हैं। हाँ, जैसे उसमें जो खेल वाला पोर्शन है जी, है ना, गेम्स वाला पोर्शन है, उसमें एक तो उसमें क्लियर नहीं है कि कौन कौन सा गेम पढ़े और किस डायरेक्शन में पढ़े। और उसके बाद उन लोग सीधा उठा के गेम के अंदर का जो नियम कानून है जी, उसको पूछेगा। डेकेथलॉन एक बार आया था, बिल्कुल। लाल कार्ड, पीला कार्ड, तो ये सब चीज़ अब आदमी उसमें क्या पढ़ता है? अगर स्टूडेंट जो है वो खेल के बारे में पढ़ता है कि कॉमन यूथ गेम्स कहाँ हुआ है, कब से चालू हुआ है, ये सब उसमें सिलेबस में लिख दिया है। और टर्मिनोलॉजी पूछ रहा है। हाँ, जैसे मैडन ओवर पूछ चुका है। हाँ। मैडन ओवर क्या होता है? अब जो देखता है क्रिकेट उनके लिए बहुत आसान है, उनके लिए बहुत आसान है। लेकिन जो क्रिकेट से चलो 80% आबादी हमारा फेमिलियर है। फुटबॉल है, हॉकी है, टेनिस है, कुछ भी कहीं से भी क्वेश्चन उठा रहा है। तो
पेपर 7 में थोड़ा बदलाव होना चाहिए, क्योंकि पेपर 7 में देखा गया है कि मैक्सिमम बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। एक और जो पेपर जो मुद्दा बना रहता है, पेपर नंबर 4 जो है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी जितने भी बातचीत चल रही है, जितने भी कोचिंग वाले वीडियोस बना रहे हैं या मुद्दा एक उठाए हैं कि पेपर 4 में जो मैथ्स और साइंस का पार्ट है वो कहीं ना कहीं बच्चों को बाहर कर रहा है। तो बहुत सारे वीडियोस में देख रहा था, उसमें बहुत सारे जो विशेषज्ञ थे उनका कहना था कि मैथ्स को हटा ही दिया जाए उसमें से, पहली बात तो, और अप्लाइड साइंस का वेटेज को बढ़ा दिया जाए। व्यवहारिक विज्ञान का चलिए वेटेज बढ़ा देना ये तो ठीक है। अभी क्या समस्या, आपको क्या लग रहा है उस पर्टिकुलर पेपर में क्या समस्या है पेपर नंबर 4 में? मेरे को जहाँ तक लगता है तो अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो जी, तो मैथमेटिक्स तो एकदम ज़रूरी है, क्योंकि फिर आप अगर किसी और एग्ज़ाम में भी बैठते हो तो उसमें मैथमेटिक्स तो रहेगा ही। बिल्कुल। जैसे मैं अक्सर देखता हूँ पीएससी तैयारी करने वाले बच्चे, पीएससी दिलाने, वो व्यापम में भी बैठते हैं। बिल्कुल। तो व्यापम में तो एकदम है ही। बिल्कुल। और यहाँ से कठिन है, वो आता है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस आते हैं व्यापम में। तो मेरे को तो मैथमेटिक्स का जो वेटेज है वो ठीक लगता है कि ठीक है, 50 नंबर का वेटेज है अभी, 50 नंबर का वेटेज है, और वो ज़रूरी भी है। अगर आप कहीं भी रहे तो आपको नंबर के ऊपर खेलना तो पड़ेगा। अगर आप जॉब में भी आ जाते हो तो कई ऐसे रिपोर्ट्स बनाने पड़ते हैं और कई चीज़ अपने को सवाल बनाना पड़ता है कि उसमें हमको गुना भाग ये वो सब यूज़ होता है जी, है ना। हालांकि एकदम मैथमेटिक्स में मतलब कठिन नहीं पूछ के उसको सामान्य कर सकता है। सामान्य जैसे कर इस बार सकता का जो मेंस हुआ ना, इसमें मैथमेटिक्स बहुत टफ पूछ लिया। मतलब इस बार का जो मेंस हुआ था 2025 का जो मेंस हुआ था, इसमें मैथ्स बहुत टफ पूछ लिया। मतलब इस लेवल का मैथ्स को मेंस में पूछने का कोई औचित्य नहीं था। जो भी क्वेश्चंस पूछे गए लगभग सारे प्रश्न बहुत टफ थे। मतलब बच्चे जो है ना, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे, मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे, इस बार के पेपर में ऐसा हुआ है कि 15-20 नंबर स्कोर कर ले तो बड़ी बात है, क्योंकि ऑलरेडी उस पेपर में जनरल साइंस का इतना बड़ा वेटेज है 75 नंबर का। फिर उसके बाद अप्लाइड साइंस का वेटेज है, 3 घंटे में पेपर को समेटने का एक जिम्मेदारी भी है बच्चों के सामने। तो उसमें इतना टफ पूछना नहीं चाहिए, एक जनरल मैथमेटिक्स पूछना चाहिए, जनरल मैथमेटिक्स पूछना चाहिए। और जब मैं दिलाता भी था तब भी देखा जाए जी, तो जो मार्क्स जो खिंचाता था वो थर्ड पोर्शन में ही खिंचाता था। हाँ, अप्लाइड साइंस में ही खिंचाता था। तो जितना नंबर खींच सको आप लोग अप्लाइड साइंस में खींचिए, और मैथमेटिक्स तो बनाइए। मेरे को लगता है कि मैथमेटिक्स में एक जनरल मैथमेटिक्स होना चाहिए। जी जी, जनरल मैथमेटिक्स तो होना ही चाहिए, एकदम कठिन पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन होना चाहिए। बाकी जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें भी कुछ जो हार्ड पोर्शन है उसको थोड़ा सा रिमूव करने हो ये भी रहा है कि साइंस वाले में सिलेबस से बाहर की चीजें पूछ रहा है। जैसे प्रकाश संश्लेषण लिख दिया, लेकिन वो 11th 12th का टॉपिक दे रहा है प्रकाश संश्लेषण में, जो कि सिलेबस में है ही नहीं। मतलब हायर लेवल का साइंस पूछ रहा है, मतलब बच्चों को 11th 12th का पढ़ना पड़ जा रहा है उसके लिए। तो पेपर 4 में थोड़ा ये कर सकते हैं कि आप जनरल साइंस रखें, अप्लाइड साइंस का हो सकता है वेटेज आप बढ़ाना चाहे तो बढ़ा दें, लेकिन अप्लाइड साइंस का वेटेज अगर आप बढ़ाते हैं तो इधर पे आपको कम करना पड़ेगा 200 नंबर में। थोड़ा सा सामान्य स्तर का पेपर सेट किया जा सकता है, स्तर का रहे। मतलब साइंस में भी एकदम हाई लेवल नहीं जाना चाहिए, वो 10 तक का जो सिलेबस बना है उसी में रहे। और एक पेपर 6 को लेकर के भी ये बात उठ रही है कि वेस्टर्न फिलॉसफी जो है इसको ख़त्म किया जाना चाहिए, क्योंकि वेस्टर्न फिलॉसफी का कोई ऐसा रोल नहीं है। ये जो चीज़ें मार्केट में चल रही हैं, जो चीज़ें मतलब उठ करके आ रही हैं, वो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो बच्चों के एक सजेशन ये भी है कि वेस्टर्न फिलॉसफी को भी ख़त्म कर देना चाहिए। मेरे को तो वैसा नहीं लगता कि किसी चीज़ को ख़त्म करना चाहिए कि वेस्टर्न फिलोसॉफी काम का नहीं है। देखो, काम का तो ऐसा देखा जाए तो काम का तो केवल इंडिया और छत्तीसगढ़ का है जी। छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री, जियोग्राफी, एरिया, ये सब काम का है जी। और काम का इंडिया का आपका कॉन्स्टिट्यूशन, काम का केवल यही है, कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री या इंडिया का जियोग्राफी काम का, ठीक है, ये है। लेकिन बहुत सारे चीज़ें हैं जो इनडायरेक्टली रूप से भी हम लोग को जो प्रशासन है उसमें फ़ायदा पहुंचाता है जी। वो जब आप सेलेक्ट होके चले जाओगे तब पता चलता है कि अच्छा ये तो हम लोग सोचे ही नहीं, ये वेस्टर्न फिलोसॉफी है तो ये आज हमारा काम आ रहा है। तो ये चीज़ होता है।
जी। तो खैर अब वो सिलेबस जो डिजाइन करेंगे या चेंजेस करेंगे ये तो अपने ऊपर है। जैसे बच्चे ये बोल देते हैं कि हमको प्रतिशत लाभ हानि का क्या ही यूज़, मतलब कुछ टीचर्स भी ऐसा बोल रहे थे। मैंने कुछ वीडियोस देखे थे कि प्रतिशत और लाभ हानि क्या ही यूज़ है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, कहाँ पे हमको प्रतिशत, कहाँ पे लाभ हानि का हमको यूज़ करना पड़ रहा है। तो यूज़ तो आपको कहीं पे भी किसी भी चीज़ का देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी गिन सकते हैं आप जहाँ पे आपको इन चीज़ों का यूज़ कहीं पे दिखाई नहीं देगा। लेकिन मैंने एक बात विकास दिव्यकृति सर की सुनी थी, एप्टीट्यूड टेस्ट जो है ना सर, उन्होंने कहा था कि एप्टीट्यूड टेस्ट जो है ये एक बहुत अच्छा माध्यम होता है। आप जिस पद के लिए एग्जाम लिख रहे हैं, जिस पद के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, ये विकास दिव्यकृति सर के मैंने ये बातों को सुना था, तो उन्होंने कहा था कि एप्टीट्यूड टेस्ट जो है ये बहुत अच्छा माध्यम है चेक करने का कि आप जिस पद के लिए तैयारी कर रहे हैं उस पद के लिए सूटेबल है कि नहीं। इसको चेक करने का कि बहुत अच्छा माध्यम है। तो इसीलिए लगभग हर एग्जाम में एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। आप यूपीएससी देख लीजिए, किसी भी स्टेट पीएससी को देख लीजिए, आप बैंकिंग, रेलवे, व्यापम, आप किसी भी एग्जाम को उठा लीजिए, इवन कैट का एग्जाम दीजिए, गेट का एग्जाम दीजिए, सभी में एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। जैसे एक रजत बंसल सर भी आए हुए थे, एक बार यहाँ पे सेमिनार हो रहा था सर, तो उनका कहना था ये सब चीजें जैसे आपको लगता है हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमको कहीं पे अकबर बिरबल देखने को नहीं मिलने वाला, हमको कहीं पे ऐसा अशोक और मौर्य साम्राज्य देखने को नहीं मिलने वाला, कहीं पे हमको जोड़ घटाव गुड़ा भाग नहीं करना है, देखा जाए तो मोटा मोटा कहीं पे हमको ये सब नहीं करना है प्रशासन में जाने के बाद। तो बंसल सर आए थे जब यहाँ पे सेमिनार था, तो वहाँ पे मैंने उनकी बातों को बहुत गौर से सुना था। तो उनका कहना था कि हम जब प्रशासन में आते हैं तो हमको ऐसी मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती है जहाँ पे हमको एक पूरे 100 पेज की फाइल दे दी जाती है और उसको हमको 10 मिनट में देख करके एक निष्कर्ष पे पहुंचना है। उस फाइल को फटाफट हमको एक रिजल्ट तक पहुंचाना है ताकि हम उन चीजों को वहां पे इंस्टेंट उस मीटिंग में कह पाएं। तो ये जो चीजें आप पढ़े हैं ना, ये चीजें आपको उसी के लिए तैयार कर रही हैं। ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट आप पढ़ते हैं या चीजों को आप सीखते हैं, पॉलिटी में, आप हिस्ट्री में, आप दूसरे विषयों में सीखते हैं ना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके दिमाग को तैयार कर रही हैं कि आप उस कंडीशन में अपने आप को वहां पे प्रेजेंट कर पाएं। ये उनके बात थी। अभी बंसल सर अभी भी छत्तीसगढ़ में ही हैं, बड़े पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तो सारे विषयों का कुछ ना कुछ यूज है। सब विषय का कुछ ना कुछ यूज है। ऐसा नहीं है कि कोई भी यूजलेस है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेपर 7 में भी बहुत लोगों को वो है क्या बोलना चाहिए उसमें, बहुत लोगों को उससे शिकायतें हैं। लेकिन शिकायतें इसलिए हैं क्योंकि जो पेपर सेट करने वाला है वो जो सिलेबस है उस ढांचा में नहीं बनता है, वो ओपन है, वो कुछ भी पूछ दे रहा है, वो सिलेबस से बंध के नहीं पूछ रहा है। जिस दिन वो सिलेबस से बंध के पूछना स्टार्ट कर देगा तो वो पेपर 7 का भी हर एक पोर्शन एकदम सूटेबल है और बिल्कुल वो प्रशासन में यूज होता है। जी बिल्कुल। नया जैसे भी सिलेबस की मांग उठ रही, जैसे एक तो ये मांग उठ रही है कि पॉलिटी और पब्लिक का जो सेक्शन है बहुत कम है। वर्तमान में 50 नंबर का पॉलिटी और पब्लिक मिला करके हैं, तो पॉलिटी और पब्लिक का वेटेज बहुत कम है और प्रशासन में इन दोनों विषयों की बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो एक मांग तो ये उठ रही है कि पॉलिटी और पब्लिक का सेक्शन को बढ़ा दिया जाए। इसमें तो आप सहमत हैं कि पॉलिटी और पब्लिक का सेक्शन को बढ़ाना भी चाहिए क्योंकि 50 नंबर का ही है। हाँ, इसमें बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। खासकर अपना जो क्या बोलना चाहिए, अपना जो संविधान का पोर्शन है जी, वो बिल्कुल बढ़ना चाहिए क्योंकि हम लोग प्री में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं जी, और मेंस में आके एकदम कम पढ़ने को मिलता है। वो उसको बढ़ाना चाहिए तो वो प्री के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और तो प्रशासन में जाने के बाद इन चीज़ों की आवश्यकता भी आपको पड़ती है, बहुत पड़ता है प्रशासन में। पब 8 को भी हम बढ़ा सकते हैं। एक लैंग्वेज के पोर्शन में जो लेटर, जो 2-3 बस लेटर बस रखे हैं जी, उसका हम अच्छे से बढ़ा सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रशासन में जाके यूज़ होता है, बिल्कुल उसको बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। और जैसे एक छत्तीसगढ़ के वेटेज को लेकर के बात चल रही है सर, छत्तीसगढ़ के वेटेज को बढ़ाना चाहिए। अभी देखा जाए तो 1400 नंबर में लगभग 350 से 400 नंबर का छत्तीसगढ़ है। अगर आप लैंग्वेज और निबंध वाले सेक्शन को मिला लेंगे तो लगभग 350 से 400 नंबर का छत्तीसगढ़ अभी वर्तमान में मुख्य परीक्षा में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से है। अगर आप लैंग्वेज और निबंध वाले सेक्शन को शामिल कर लेते हैं तो मोटा मोटा 400 नंबर का छत्तीसगढ़ भी है। छत्तीसगढ़ के वेटेज को बढ़ाने की मांग चल रही है जिससे कि छत्तीसगढ़िया लोगों को फायदा हो। और एक मांग ये भी चल रही है कि छत्तीसगढ़ के जो अलग अलग भाग हैं, जैसे पेपर 3 में भाग 3 में छत्तीसगढ़ है, पेपर 5 में भाग 3 में छत्तीसगढ़ है, पेपर 6 में भाग 3 में छत्तीसगढ़ है, तो ये अलग अलग भाग करने का कोई मतलब नहीं है। कुछ मांगे ये भी चल रही हैं कि 2 पेपर छत्तीसगढ़ का 200 नंबर का सेपरेट कर दिया जाए। इससे बाहरी जो बच्चे हैं, दूसरे स्टेट के बच्चे जो हैं, वो जो उन दोनों पेपर में कहीं ना कहीं मतलब उद्देश्य तो यही है कि बाहर का जो बच्चा आएगा, दूसरे स्टेट का बच्चा, वो सीट ना ले पाए, उन दोनों पेपर को क्वालिफाई ना कर पाए।
तो आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ के बारे में वेटेज बढ़ना चाहिए, और वो 2 पेपर की जो बात चल रही है कि 2 सेपरेट पेपर तैयार कर दे, अलग अलग ना पूछ के 2 सेपरेट पेपर लिए जाएं? मेरे को तो ऐसा लगता है कि सेपरेट पेपर तो बिल्कुल ना लिया जाए छत्तीसगढ़ का जी। क्योंकि आपको अभी छत्तीसगढ़ अलग अलग जो पेपर में है वो आपको फायदा पहुंचाता है। जैसे कि पेपर 6 का ही बात ले लो जी। दर्शन शास्त्र है, समाज शास्त्र है, फिर छत्तीसगढ़ है। तो मैं 5 साल जो पढ़ा हूँ उसमें मेरे को यही लगता है कि आप देखो समाज शास्त्र में नंबर मिलता नहीं है, आप जितना अच्छा भी लिख लो वो एकदम एवरेज मिलता है। वो 50% भी अगर किसी को मिल रहा है तो वो बहुत नंबर माना जाता है। दर्शन शास्त्र भी एकदम वास्ट सिलेबस है, उसमें भी नंबर खींचना मुश्किल हो जाता है। तो उसमें फिर जो 75 नंबर का छत्तीसगढ़ का जो पोर्शन आता है वही उसमें हमको आगे लेके जाता है। तो इससे क्या है ना, अलग कर देंगे मान लो जाए तो ये जो पेपर है ऐसे वाले पेपर जिसमें आप प्योर जीएस है, हाँ जिसमें प्योर जीएस है, और आप अगर उसमें से किसी पोर्शन को नहीं बना पाए, लीक हो गए, तो फिर आपको वो जो 75 नंबर का जो बना हुआ है उसको पार करने में मुश्किल हो जाएगा मेंस में। ठीक बोल रहे हैं। सर का कहना है जैसे इस बात को भी सोचिए थोड़ा, मतलब अभी बहुत सारे जैसे जनरल के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 66 है यूआर सीट के लिए, और ओबीसी एससी एसटी के लिए 46 है। वही मान लीजिए, हाँ मान लीजिए जैसे 3 पार्ट आने हैं, अभी तो छत्तीसगढ़ है, इन दोनों पार्ट में अगर आप मार खा रहे हैं तो छत्तीसगढ़ आपसे बनता है, इसलिए ओवरऑल वो पेपर आप क्वालिफाई कर लेते हैं। अगर वहां से छत्तीसगढ़ हटा दिया गया, छत्तीसगढ़ के 2 सेपरेट पेपर ले आए गए, छत्तीसगढ़ के अगर 2 सेपरेट पेपर आप ले आइए, चलिए तो उन दोनों में तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, लेकिन जो प्योर जीएस के पेपर हो गए उसमें अब अगर हो सकता है कि आप ही को समस्या ना आ जाए, मतलब क्या पता आपसे ही वो पेपर क्वालिफाई ना हो पाए, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपसे अगर दर्शन कम बन रहा है, समाज कम बन रहा है, तो छत्तीसगढ़ का कला संस्कृति सांस्कृतिक परिदृश्य वाला पार्ट जो है आपका पूरे पेपर को संभाल लेता है। वैसे सभी में है, जैसे आप इकोनॉमिक्स वाले में पेपर अभी सर अगर ये पेपर 5 में छत्तीसगढ़ नहीं होता तो पिछले बार का रिजल्ट और बुरा हो जाता। वही तो एकदम छत्तीसगढ़ को अलग से पेपर नहीं बनाना ही ज़्यादा बेहतर है। पेपर 5 में भी जैसे आप देखोगे तो जब आप इंडियन जियोग्राफी लिखोगे उसमें भी उतना मार्क्स नहीं मिलता। अभी पेपर 5 में अधिकतर लोग फेल हुए हैं सर। अभी ये जो 2025 का जो 2024 का जो रिजल्ट आया है, 2024 वाला 2024 का जो रिजल्ट है उसमें मैक्सिमम बच्चे फेल हुए हैं पेपर नंबर 5 में, पेपर नंबर 7 में मैक्सिमम बच्चे। अब पेपर 5 में पहला पार्ट इकोनॉमी का है, भारत और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, दूसरा भारत का भूगोल है, तीसरा छत्तीसगढ़ का भूगोल है। तो पहला पार्ट में तो नंबर मिला ही नहीं है बच्चों को, दूसरे में भी नहीं मिला। जो बच्चे पास हुए हैं ले दे के वो पार्ट 3 में ही अच्छा परफॉर्म करके पास हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ को अगर हटा दिया गया तो हो सकता है यहाँ के बच्चों के लिए भी एक नई मुसीबत आ जाए कि वो उस पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। वो जो अलग कर देंगे उसमें तो आप बना लोगे, उसमें बना लेंगे। अब राजाशीष जी का जो मानना है वो आपको बता रहे हैं, जो इनका सोच है। बाकी देखते हैं क्या बदलाव होता है। छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज को भी बढ़ाने की बात चल रही है, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज को बढ़ा दिया जाए। बहुत सारी मांगे उठी हैं, पीएससी ने सजेशन मांगे हैं, आप सभी ने सजेशन दिए होंगे पीएससी को। अब देखने वाली बात है कि पीएससी क्या सिलेबस रखता है। छत्तीसगढ़ का लैंग्वेज का जो पोर्शन है उसमें अगर बच्चे चाहते हैं उसको कि उसको बढ़ाए तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि छत्तीसगढ़ लैंग्वेज जो है उसको आप जितना भी वो कर लो, लेकिन मैं उसमें देखता हूँ कि उसमें उतना ज़्यादा मार्क्स आ नहीं पाता है जी। हमेशा मेरे को देखने को मिलता है। और एक उसका जो भी बुक्स वगैरह रहते हैं जी, उसमें एक पर्टिकुलर कुछ भी चीज़ फिक्स नहीं है। कहीं छत्तीसगढ़ी में किसी चीज़ को कुछ और लिखा है, किसी चीज़ को कुछ और लिखा है। तो कई चीज़ें हैं जी। जैसे मेरे से ही जब मैं तैयारी करता था तो बहुत सारे चीज़ें हैं जो बुक में सेम चीज़ को दो अलग अलग वर्ड लिखा रहता था जी, है ना। जैसे चमगादड़, चमगादड़ को चमगेदरी भी लिखते हैं, और कुछ और एक और उसी में कुछ और वर्ड रहता है वो भी लिखते हैं। तो दोनों वर्ड है बुक में। और किसी एक को जैसे मैं चमगादड़ को कुछ लिख के आया था जो बुक में ही था, तो उसको गलत दिया था, लेकिन उसी बुक में एक और चीज़ था। अच्छा। उसको सही दिया था। तो ऐसा बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में भी ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं जी। और एक ऑप्शनल की बात चल रही थी, तो ऑप्शनल तो नहीं होना चाहिए वैसे, क्योंकि ऑप्शनल में नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस बहुत ही देखा जाए तो बहुत मतलब बेकार ही है देखा जाए तो। सारे स्टेट जो है ऑप्शनल जहाँ जहाँ था उसको हटा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में ऑप्शनल का तो मुझे लगता नहीं कि रखेगा, क्योंकि ऑप्शनल अगर रखता है तो फिर
नॉर्मलाइज करना बहुत टफ काम होता है। बहुत सारे पॉइंट्स को शामिल करके नॉर्मलाइज किया जाता है, बच्चे कितने बैठे हैं, कितना नंबर लाए हैं, पेपर कैसा था, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं उसमें। तो नॉर्मलाइजेशन करना बहुत टफ काम है। तो ऑप्शनल का तो संभावना कम ही लग रहा है, बहुत ज़्यादा बदलाव की उम्मीद तो कम ही है। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के बदलाव हो सकता है कुछ और कुछ सेक्शंस पे बदलाव हो सकता है। बहुत ज़्यादा ऐसा ड्रास्टिक चेंज की उम्मीद तो कम ही की जा रही है। बाकी अब देखने वाली बात होगी। ऑप्शनल में दिक्कत वही है कि एक वो नॉर्मलाइजेशन वाला है जी। दूसरा ऑप्शनल का एक दिक्कत ये भी है कि ऑप्शनल में होता क्या है कि जो मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो तो फिर मैथ्स से ही लेंगे जी, है ना, मैथ्स से ही लेंगे, उनका नंबर हमेशा हाई रहेगा जी, हाई इसलिए रहेगा क्योंकि उसको 2 में 2 मिलेगा जी। और आप अगर मैथ्स नहीं आता है, आप कोई और सब्जेक्ट लेते हो तो आपको थ्योरी वाले में तो 2 में से 2 मिलेगा ही नहीं मिलेगा, उसमें हमेशा आपको 1 और ज़्यादा 1.5 जी। तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। ऑप्शनल का तो मांग मेरे ख्याल से बच्चों को तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि ऑप्शनल का तो मांग ही मत करना क्योंकि फिर वो बहुत सारा ड्रॉबैक रहता है। फिर वो मैथ्स में कोई बच्चा 180 नंबर ला रहा है, आप समाजशास्त्री हैं, आप उसमें 90 ला रहे हैं, फिर वो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा तो हो सकता है वो 180 90 के बराबर हो जाए। नॉर्मलाइजेशन के बहुत सारे तरीके हैं और ऑप्शनल का अगर द्वार खोला तो बहुत सारे सब्जेक्ट आपको देने पड़ेंगे, फिर उतने सब्जेक्ट के बीच में नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को अपनाना। तो सारे स्टेट लगभग ख़त्म ही कर रहे हैं क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन ही बहुत खतरनाक चीज़ है। तो फिर ऑप्शनल तो उम्मीद भी नहीं रखेगा और आप लोगों को मांग भी नहीं रखनी चाहिए ऑप्शनल की। बहुत ज़्यादा बदलाव की संभावना भी नहीं दिख रही है, थोड़े मोड़े कुछ बदलाव आपको दिखाई देने वाले हैं। तो अब वेट करिए, देखिए पीएससी इस बार का जो नोटिफिकेशन जारी करेगा, लगता है साथ में नया सिलेबस ही देगा वो, तो वो थोड़ा सा उत्सुकता बनी हुई है कि क्या देने वाला है। पीएससी लेकिन बहुत जल्दी सिलेबस चेंज कर रहा है, शायद 18 में भी 18 में चेंज किया था। 18 में भी चेंज 18 में बदलाव हुआ था, 18 के बाद अभी देखा जाए तो ये अभी तक 2025 का मेंस हो चुका है। बदलाव में सबसे बड़ा दिक्कत ये भी होता है कि फिर आपको नया सब्जेक्ट मिलेगा, नया क्वेश्चंस मिलेंगे, बिल्कुल। फिर उसमें बहुत दिक्कत जाता है क्योंकि फिर आपको अभी क्या है उसी पैटर्न में जब दिलाओगे तो आपको पता रहता है पिछले 4 साल में ये चीज़ पूछा है जी, तो वो आपको बहुत ज़्यादा फायदा देता है, आपको एक बेस मिल जाता है कि इस डायरेक्शन में पढ़े। ठीक बोल रहे हैं। और क्या है नया सब्जेक्ट जैसे ही आएगा तो फिर उसका कोई हाथ पैर नहीं रहेगा जी। तो मेरे ख्याल से तो इसी में जो चेंजेस करना है थोड़े मोड़े चेंजेस ही होंगे लग रहा है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। एक और प्रश्न बच्चों का आता है, टेस्ट सीरीज का कितना इंपॉर्टेंस है? मतलब अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज का कितना इंपॉर्टेंस है? टेस्ट सीरीज तो देखो, टेस्ट सीरीज तो मैं भी बिल्कुल 4-5 साल जो है पूरा दिलाया हूँ, प्री का भी मेंस का भी, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। देखो उसमें टेस्ट सीरीज में ये है कि क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर आ गया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो टेस्ट में दिए हो वो क्वेश्चन नहीं आएगा, उससे रिलेटेड आ सकता है ऐसा बस, वो क्वेश्चन तो नहीं आएगा उसको। बिल्कुल भी आप टेस्ट सीरीज में ये मत सोचो कि मैं वहाँ टेस्ट सीरीज दिलाया 1 साल, उसका क्वेश्चन तो आया नहीं, तो नहीं आएगा कहीं किसी भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज का आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी वैसा नहीं होगा कि आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाए, 12 वो मिल जाएगा, 1-2 मिल जाएगा, उसमें मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन टेस्ट सीरीज आपको इसलिए दिलाना चाहिए, उसमें अपने आप का आकलन करने को मिलता है। आकलन मतलब आपको एक पता चल जाता है कि यार मैं बिना देखे जब एग्ज़ाम वाला माहौल में बैठ रहा हूँ तो कितना मेरा राइट हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। एक दूसरा, जो भी आप टेस्ट पेपर दिलाते हैं उनका एनालिसिस ज़रूर करिए। एनालिसिस मतलब मान लो जाए टेस्ट पेपर में 5-6 क्वेश्चन ऐसा था जिसको आपको नहीं पता था, तो उन क्वेश्चन को एक बार आप देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, उससे रिलेटेड पढ़ लीजिए। कि कई बार ऐसा होता है ना जिस टॉपिक को हम पढ़े ही नहीं रहते हैं, बिल्कुल पूरा सिलेबस पढ़ लिए लेकिन वो टॉपिक को ही नहीं पढ़े, लेकिन टेस्ट सीरीज में वही उसी टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन दिखता है, तो वहाँ फिर वो जो टॉपिक है जो हमसे छूटा हुआ है वो कवर होता है। जैसे मैं इसमें इकोनॉमिक्स के पोर्शन में बिल्कुल भी हमारा जो मुद्रास्फीति है या वो जो एक क्वेश्चन आया था जिसमें मनी को कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो ये सब चीज़ मैं उसमें ज़्यादा जोर नहीं दिया था, उसको मैं पढ़ा नहीं था, लेकिन वो सब चीज़ टॉपिक्स मेरे को टेस्ट से जब मैं दिलाना स्टार्ट किया तो वहाँ से मेरे को मिला, तब मेरे को उसका पूरा डिटेल्स जो है वो समझ में आते गया। बिल्कुल, बहुत सारे डायमेंशंस में तैयार कर देता है आपको। हाँ। छोटी मोटी गलतियाँ जो प्री के एग्जाम में होने वाली हैं वो गलतियाँ नहीं होती हैं, और
क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका आपको समझ में आ जाता है, एक स्थिरता आ जाती है, हड़बड़ाते नहीं हैं आप। और मुख्य परीक्षा के टेस्ट अगर आप देते हैं तो फिर उत्तर लेखन पे आपका पेन चलता है, वो एग्जाम में आपका पेन रुकता नहीं है। मेंस का तो बिल्कुल भी टेस्ट सीरीज एकदम नेसेसरी है, क्योंकि वो 3 घंटा जो है ना, वो 3 घंटे में आपका पेन लगातार चलना चाहिए। सोच के 3 और लिखेंगे 3 आप 6 घंटा। हाँ, मतलब एक दिन में 6 घंटा हो गया। 6 घंटा वो पेन रुकना नहीं चाहिए आपका, मतलब वो 3 घंटा आपको लगे कि हाँ मैंने सारे क्वेश्चंस डील कर लिए हैं, समय क्या भाव में कोई क्वेश्चन मेरे से छूटा नहीं है। ये तभी हो पाएगा जब आप लगातार टेस्ट लिखेंगे, उत्तर लेखन पे काम करेंगे, तभी ऐसा हो पाएगा। तो टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा महत्व है, चाहे वो प्रीलिम्स का हो, चाहे मुख्य परीक्षा का हो, चाहे व्यापम के दूसरे एग्जाम्स का हो, पीएससी के दूसरे एग्जाम्स का हो। सरकारी नौकरियों की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपको टेस्ट सीरीज तो लगाना ही होगा। टेस्ट भरपूर लगाइए जितना हो सकता है, और सही तरीके से टेस्ट का आकलन भी करिए कि आपने कितना पढ़ा था, उसमें कितना कर पाए हैं। जो नहीं पढ़ा था वो आगे चल के जब पढ़ेंगे तो बनेगा। इस प्रकार से टेस्ट नया टॉपिक्स जो दिखता है टेस्ट में उसको जरूर कवर करें। वो बहुत सारे चीज को जी वो जो छूट जाता है हमसे पढ़ते पढ़ते, अब इतना सारा है कितना ही कुछ ना कुछ छूटता है। जी जी बिल्कुल। कई बार ऐसा भी सोचना कि पूरा मैं सिलेबस पढ़ लूंगा पीएससी का, ये भी एक हिसाब से नहीं हो पाता है। तो ये टेस्ट वेस्ट सीरीज में हमको नया क्वेश्चंस, नए पैटर्न या फिर नए टॉपिक्स ये सब मिलते हैं, इसलिए बिल्कुल प्री और मेंस दोनों का दिलाना जरूरी है। इस प्रकार से आगे बढ़िए तैयारी में। क्लासरूम प्रोग्राम का बहुत बड़ा महत्व है, टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा महत्व है। रेगुलरिटी मेंटेन करिए, सफलता आपका इंतजार कर रही है। मेरे को कई लोग पूछते हैं कि सर हम कोचिंग जाए कि नहीं जाए, बिना कोचिंग के हो पाएगा कि नहीं। तो देखो इसमें ये ह्यूमन नेचर पे डिपेंड करता है कि आपका नेचर कैसा है। बिना कोचिंग के भी हो सकता है, कोचिंग के साथ भी हो सकता है, सब पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपके नेचर पे देखना है। जैसे मैं बहुत लोगों को देखा हूँ कि 1-2 महीना अच्छे से पढ़ेंगे कि नहीं हमको बिना कोचिंग का करना है, 1-2 महीने अच्छे से पढ़ेंगे और उनको मज़ा भी आता रहता है। फिर तीसरे चौथे महीने से उनका लय बिगड़ने लगता है, फिर उनको समझ में नहीं आता है कि आज क्या टॉपिक पढ़े, कल क्या टॉपिक पढ़े। तो इसलिए कोचिंग जरूरी हो जाता है कि आप एक बंधे रहते हैं। बिल्कुल, एक मतलब रेगुलरिटी मेंटेन रहती है, रेगुलरिटी एक दिशा तय रहती है कि हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, एक सही गाइडेंस में आगे बढ़ रहे हैं। होमवर्क मिलता है, आपको याद है कि हाँ आज संविधान के इस टॉपिक को हमको पढ़ाए हैं तो हमको जाकर पढ़ना है, उसका ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो एक होमवर्क मिल जाता है। बिल्कुल, तो वो एक हिसाब से बेनिफिट ही है आपके लिए। और फिर कंटेंट इतने सारे हैं मार्केट में, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें उस पर भी बच्चे फंसे रहते हैं, फंस जाते हैं। तो कोचिंग एक आपको दिशा देती है। निकालना तो आप ही को एग्जाम 70-80% तो आप ही का तैयारी है उसमें, लेकिन एक सही दिशा में, सही गाइडेंस में तैयारी करना चाहिए। इसीलिए बच्चे कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं ताकि उनको बहुत ज़्यादा ऐसा कंटेंट को लेकर के और जो इरेगुलरिटी है वो सब को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। इसीलिए बच्चे कोचिंग ज्वाइन करते हैं कि एक डायरेक्शन में हम चीज़ों को समेटेंगे नहीं, हमारे लिए कोई सामने वाला समेट के हमको प्रोवाइड कर रहा है। तो जो समय आप खर्चा करते हैं खुद से चीज़ों को निकालने में, समेटने में, जुटाने में, वो चीज़ें आपको कोई और करके दे रहा है उसमें। तो ये सब चीज़ें आपका समय बचा लेती हैं और एक सही दिशा में आपको तैयार कर देती हैं। एक और अंतिम सवाल आशीष जी, जो नौकरी से पहले का जो जीवन था आपका और नौकरी के बाद का जीवन, उसमें कितना परिवर्तन, मतलब आपके दृष्टिकोण में क्या क्या ऐसा लगा कि क्योंकि समाज एक आपको अलग नज़रिए से देखता है, आपकी फैमिली जो आपका परिवार जो पूरा है, आपका गांव जो है, वो एक नज़र उनकी चेंज हो जाती है नौकरी से पहले जो आपको देखने की, आपके साथ बात करने की जो चीज़ें हैं, और नौकरी के बाद का जो जीवन है आपका, उसमें क्या बदलाव देखने को मिला आपको? बदलाव तो बहुत सारा बदलाव आया है आने के लिए, क्योंकि पहले जब मैं जॉब में नहीं था तो मेरा कंडीशन ऐसा था कि मैं ग्रेजुएशन भी नहीं कर पा रहा था। पिताजी भी नहीं थे, केवल मम्मी थी कमाने वाली, हॉस्टल में खाना बनाने जाती थी, उतना इनकम हो नहीं पाता था। तो मेरा ऐसा था कि ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाता था, मतलब ऐसा स्थिति था, नहीं कर पा रहा था। फिर ले दे के फिर मेरा जब ग्रेजुएशन हुआ तो फिर ऐसा स्थिति बना कि पढ़ाई छोड़ के जॉब करना है। अच्छा। तो फिर जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, रिजल्ट नहीं, जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ अपन जॉब ज्वाइन किए। फिर अब जॉब ज्वाइन किए तो फिर मन में एक उत्सुकता था कि यार ये जो 10,000 15,000 का जो नौकरी है उसको छोड़ के अपन आगे बढ़े। तो फिर अपन धीरे धीरे इस डायरेक्शन में आते गए। अब मैं जो है वो फाइंड आउट किया कि मैं क्या करूं कि मेरा स्थिति सुधरे। फिर जॉब करते करते मैं देखा पीएससी बारे में पता चला, पीएससी बारे, मैं ग्रेजुएशन तक तो पीएससी के बारे में जानता ही नहीं था। अच्छा। ग्रेजुएशन तक नहीं जानता था। जब मैं जॉब ज्वाइन किया फिर मेरे को लगा कि यार
ये मेरा जगह नहीं है, जी जो अभी मैं जहाँ हूँ जी वो जगह मेरा नहीं है। तो फिर उसके बाद मैं फाइंड आउट किया कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर मुझे एक पीएससी दिखा, फिर मैं उसमें कंटिन्यूअस लगा ओके और उसके बाद एक अपना उसको लक्ष्य बना के, दृढ़ लक्ष्य बना के, पूरा अपना टाइम मैनेजमेंट करते हुए, जैसे तैसे करके समेटते हुए, जैसे मेरे को एक गवर्नमेंट हॉलीडे में कॉलेज में छुट्टी रहता था, जी तो उस दिन को मैं इतना ज़्यादा यूटिलाइज़ करता था कि सुबह से लेके शाम तक पूरा। जी संडे मिलता था, संडे बहुत यूटिलाइज़ करता था। जी जो कोरोना का टाइम था जिसमें हमको मतलब मेरे को जो कोरोना है वो आपदा में अवसर जो बोलते हैं, बोल रहे हैं हाँ। उसका फ़ायदा बहुत पहुंचाया। कोरोना के समय क्या है, मेरे को बहुत टाइम मिला। उस समय अपन पढ़ाने जाते नहीं थे, ऑनलाइन क्लासेस चलता था, जी तो फिर उस समय मेरे को बहुत बल मिला और उस समय मैं काफ़ी मतलब कम से कम वो 2 महीना देखा जाए तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा। पूरा मेंस का जो सिलेबस है वो बहुत कवर किया मैं उस समय। तो मैं बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि जॉब करते करते भी आप बिल्कुल सीजीपीएससी का तैयारी कर सकते हो, बस आपके मन में रहे, जुनून होना चाहिए। जुनून होना चाहिए कि हमको निकालना है। आज जो पोजीशन है वहाँ से हमको निकलना है। जैसे मैं हमेशा सोचता था कि मतलब मेरे मन में वही ही था कि मैं यार इसके लिए बना ही नहीं हूँ कि मैं यहाँ प्राइवेट जॉब करूँ, आऊँ सुबह 8 बजे आऊँ और शाम को 6 बजे जाऊँ। ऐसा मतलब मैं एकदम सोच ही लिया था कि यहाँ से मेरे को ऊपर जाना ही है। बिल्कुल तो ये एक दृढ़ संकल्प था मेरे अंदर, इसलिए मैं लगातार पीएससी में लगा रहा और फाइनली 21 में मेरे को सिलेक्शन मिला। जी। तो ये कहीं ना कहीं एक आप लोगों के लिए भी एक उदाहरण ही समझिए इनको कि घर परिस्थिति मतलब इनके एकदम विपरीत थी, उसके बाद भी ये लगे रहे। घर में पिताजी नहीं थे, इन पर देखा जाए तो पूरा भार था घर को संभालने का, आगे बढ़ाने का। नौकरी के साथ साथ तैयारी किए। तो आप में अगर जुनून है, संघर्ष आप कर सकते हैं, तो आप ज़रूर सफल होंगे इस फील्ड में। और बच्चे बोलते हैं कि सर मोटिवेशन नहीं आता है, तो मोटिवेशन मेरा कहना है कि आपकी स्थिति है। आप अपनी स्थिति मोटिवेशन को आपकी देखिए। स्थिति है और आपके अंदर जो जज्बा है, आप जो सोचते हो कि हाँ मेरे कहाँ जाना है, आज से 4 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ या मेरा लक्ष्य क्या है, यही आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन है। मतलब आप अपना सोचिए, आप जो पढ़ रहे हैं ये कहीं ना कहीं अपने परिवार वालों के लिए ही पढ़ रहे हैं, अपने लिए पढ़ रहे हैं। आप जो मेहनत कर रहे हैं, इससे आप अपनी स्थिति को बदलेंगे, अपने परिवार की स्थिति को बदलेंगे, अपने आने वाले बच्चों की लाइफ स्टाइल को अच्छा करेंगे, उनको शिक्षित कर पाएंगे। तो ये आपसे ही सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ये आप अपने लिए ही कर रहे हैं, अपने परिवार वालों के लिए ही कर रहे हैं। तो इससे बड़ा मोटिवेशन और क्या हो सकता है। आप सोच के देखिए, अभी आप जिस परिस्थिति में, क्या पूरा जीवन इस परिस्थिति में आपको निकालना है? नहीं निकालना है। आपको एक अच्छे बड़े पद पर जाना है, आगे का जीवन जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका लाइफ की एक सिक्योरिटी होनी चाहिए कि हाँ मेरे पास इतना बेसिक सैलरी मेरे को आ रही है, ये सिक्योरिटी मेरे को जीवन भर मिली हुई है। इवन जॉब के बाद भी पेंशन मिल रहा है आपको सरकारी नौकरी में। तो ये मोटिवेशन आप में खुद में आना चाहिए। कुछ अलग से ये मैं आपको 2-4 मिनट के लिए मोटिवेट कर दूंगा। मोटिवेशन जो है ना ये टेम्परेरी होता है, मेहनत जो है ना ये परमानेंट होती है। तो मेहनत करिए। मोटिवेशन आपकी स्थिति को समझिए, आप क्या आपकी अपनी स्थिति को ठीक करना है, मेरे को सर आगे बढ़ना है, और सफलता जरूर मिलेगी आपको। बीच में तो सभी बच्चों से यही बोलना चाहूँगा कि बीच में किसी को भी नहीं छोड़ना है। अगर आप इसमें लग गए हो तो एकदम जी जान सब चीज़ लगा दो, अपना सब चीज़ लगा के। कई बच्चे हैं सर जो अपना सब चीज़ लगा के पढ़ रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं रुक जा रहे हैं। जी। तो कोई भी बच्चा, जैसे ही अगर कोई बच्चा ये सोचता है, नेगेटिविटी माइंड में ला लेता है कि अरे यार मेरे से तो नहीं हो पाएगा या मेरे से नहीं हो पाएगा, या जैसे मैं बहुत लोग को देखा हूँ 1 साल पीएससी पढ़ते हैं नहीं हो पाएगा, तो ये सबसे बड़ा गलती होता है कि अब नहीं हो पाएगा। या कई लोग को मैं देखा हूँ कि अरे यार हम लोग वो अब तो जॉब है, 10 घंटा जॉब कर रहे हैं तो कहाँ हो पाएगा, कहाँ पढ़ पाएंगे। और कई लोग ये भी करते हैं कि हाँ हम पीएससी पढ़ लिए हैं करके बुक खोलेंगे, पूरा मोबाइल चला रहे हैं या ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो इससे नहीं होगा, उसमें एक अनुशासन चाहिए। बिल्कुल सीजीपीएससी मतलब होता है अनुशासन, और बिना अनुशासन को इसको निकालना कठिन है। बिल्कुल। आपका मेंस का मेरा ऐसा होता था, मेंस का पेपर आज लास्ट खत्म हुआ, कल बस मैं रेस्ट करता था, उसके बाद जस्ट मैं लग जाता था कि मैं देखता था मेरा कौन सा पोर्शन बिगड़ा था, ये पोर्शन मेरा नहीं बना था, तो फिर मैं फिर से मेंस पढ़ना स्टार्ट, केवल 1 दिन के गैप से। तो आपको भी पूरा कंटिन्यूस रहना है, होगा सिलेक्शन सबका होता है। बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, मतलब बड़ा मतलब कि बहुत टफ एग्जाम नहीं है। हाँ, बहुत टफ एग्जाम नहीं है, लेकिन
सिलेबस बहुत बड़ा है, सिलेबस बहुत प्रक्रिया बड़ा बड़ी है, तो प्रक्रिया वहाँ पे आपको बड़ी है। रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। रेगुलरिटी मेंटेन करना पड़ेगा। आपके पढ़ने का जो मेथड है वो भी आपको चेंज करना पड़ेगा। मैं वही बताया ना कि अगर आप प्री ही पढ़ रहे हैं 2 साल से, इस बार भी फेल हो गए, फिर भी आप मेंस नहीं छू रहे हैं, हम तो प्री में फेल हो गए हैं, फिर एक बार दिला रहे हैं, फिर प्री ही पढ़ रहे हैं, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है। क्योंकि जब भी आप 3 साल में जब भी आप प्री पास हो गए तो आपका मेंस जो है वो अटकेगा और यूजलेस हो जाएगा। हो सकता है अगले बार प्री भी ना निकले फिर आपका, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आप हर साल प्री निकाल ही लेंगे। इसमें मौका मिला मेंस लिखने का, मतलब आप तैयार रहे वहाँ पे, उसी बार आप मेंस निकाले, इंटरव्यू में जा करके कहीं ना कहीं मेरिट लिस्ट में अपना नाम ले आए आप वहाँ पे, तो कुछ फायदा है आपके जाने का। मेंस का मतलब आप तैयारी रखिए ही। बिल्कुल। प्री आज नहीं निकला, अगले साल निकलेगा, अगले साल निकलेगा, अगले साल निकलेगा, लेकिन मेंस आपका ऐसा होना चाहिए कि एक बार में निकले अब और आप एकदम बहुत ज़्यादा नंबर के साथ। मतलब मेरा सबसे बड़ा गलती वही था। बिल्कुल। मैं 18 में भी प्री पढ़ा, 19 में भी प्री पढ़ा, फिर 19 में जब मैं प्री पढ़ के मेंस गया तो मैं मेंस जो है वो फेल हो गया। तो ऐसा होते रहा। या तो मेंस में मेरा कम नंबर था, जैसे इंटरव्यू में मेरा 2 बार मैं इंटरव्यू जब वापस आया ना तो मेरा इंटरव्यू में 96 था, एक बार 98 मिला था। वो बहुत अच्छा नंबर माना जाता है। बहुत अच्छा नंबर। तो मेरा मेंस में कम था, और मेरा मेंस में होने का कम होने का सबसे बड़ा रीजन वही था कि मैं प्री ओरिएंटेड तैयारी किया था आपने, मतलब देखा जाए तो प्री ओरिएंटेड तैयारी किया था। फिर मेरे समझ में आया कि मेंस अगर आपका तैयार है तभी आप प्री पास हो रहे हो, तब फायदा है। जी बिल्कुल। तो इसलिए फिर मैं मेंस में लगा पूरा। क्या बोलना चाहिए, मेरा मेंस पहले मई में हुआ था शायद। मई में जैसे ही ख़त्म हुआ तो मैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक पूरा मेंस ही पढ़ा। बिल्कुल। पूरा 5 महीना केवल मेंस, और पूरा अच्छे से तैयारी किया, और आखिरकार सफलता मिली। फिर उसके बाद नवंबर से प्री अपन पढ़े, तो उसमें भी 4 महीना था, तो फिर ऐसा हो गया। तो जैसा कि आप सभी ने राजाशीष जी को सुना, समझा, और ये भी जाना कि तैयारी जो है वो एक समय मांगती है, और निरंतरता बना के चलिए, सही डायरेक्शन में तैयारी करिए। दिशा भी सही होनी चाहिए, तभी आपकी दशा भी सही होगी। तो सही दिशा में निरंतरता के साथ तैयारी करिए। हम तो आशा करेंगे कि हम आपके साथ भी कल के दिन ये इंटरव्यू शूट करें, आप भी आगे आने वाले जो पीढ़ी, आने वाले जो बच्चे, उनके लिए एक कहीं ना कहीं आदर्श बने, उनको गाइड करें। हम आप सभी के लिए यही कामना भी करेंगे। तो एक सही दिशा में आप तैयारी करिए। वो मेंस का मैं बोलना चाहूँगा सभी को, मेंस का एक शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। जी। मेंस का क्या है, अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हो तो फिर लगातार 4 दिन, जी, एक दिन में मतलब 2 पेपर, बिल्कुल, तो उसमें फिर आप कुछ भी रिवाइज नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक शॉर्ट नोट्स ऐसा हो कि पूरे सिलेबस को एक 5-10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे में आप रिवाइज कर पाएँ। तो आपके पास शॉर्ट नोट्स बिल्कुल होना चाहिए कि आप एक बार पलटते जाओ, पेज पलटते जाओ, आपको एकदम याद रहे कि ये टॉपिक्स पे अपने को चर्चा करना है, बात करना है, तो इन्हीं टॉपिक्स पे पूरा पेपर में चलना है, ये आपको बिल्कुल होना चाहिए। तो शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए। तो ये थे हमारे साथ आज राजाशीष जी। संघर्षों के साथ इन्होंने आगे अपने तैयारी को जारी रखा, घर परिस्थिति को सबको साइड में रख करके कि मुझे तैयारी करनी है, और तैयारी करके सफलता प्राप्त करके ही मैं चीज़ों को बदल पाऊँगा। मैं अगर हिम्मत हार गया, बैठ गया, तो जो परिस्थिति आज है हमारे परिवार की, हमारे घर की, वो परिस्थिति चलते रहेगी, हो सकता है आगे और ख़राब हो। तो इन परिस्थितियों को अगर मुझे ठीक करना है तो लगातार मुझे तैयारी करनी होगी, लगातार मुझे जूझना होगा, जुनून के साथ पढ़ना होगा। और ये फील्ड ऐसी है कि अगर आप जुनून के साथ लगे हुए हैं, अनुशासित प्लान आपका है, रेगुलरिटी आप अगर मेंटेन कर रहे हैं, तो आपको सफलता निश्चित है मिलेगी, जिसका एग्जाम्पल राजाशीष जी आपके सामने बैठे हुए हैं। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा जी, देखो, फाइनेंशियल कंडीशन बुरा रहता है, ठीक है, आप सेक्रीफाइस कीजिए, आपका जो इच्छाएं हैं उसको दबाइए, आप उसी फाइनेंशियल कंडीशन में कोशिश कीजिए कि आप आगे बढ़े। बिल्कुल बहुत लोगों का रहता है फाइनेंशियल कंडीशन खराब, मैं बहुत लोगों को भी जानता हूँ जो मेरे जैसे स्थिति में है ऐसा। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि उसको आप अपना सेक्रीफाइस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप सेक्रीफाइस कीजिए, वही ही काम आता है। बिल्कुल। मैं भी बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया था जब कॉलेज में था जी। तो लोगों का बहुत स्टूडेंट लोगों का पार्टी होता था, ये होता था, तो अपन फाइनेंशियल कंडीशन के कारण उसमें ज्वाइन नहीं कर पाते थे। तो आप लोग ऐसा नहीं सोचिए कि हमारे पास ऐसा नहीं है तो हम ये नहीं कर पाएंगे या वो नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल आप सब लोग कर सकते हो। एक दूसरा बात मैं ये बोलना चाहूँगा सभी बच्चों को कि आपका प्री जैसे आपका हो गया फरवरी में,
जो भी 17 फरवरी हुआ, 16 फरवरी हुआ, जिस भी फरवरी आपका प्री हुआ, तो आप इस दौड़ में बिल्कुल मत भागो कि हमारा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, हम मेंस पढ़ें कि नहीं पढ़ें। सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक होता है और हानिकारक चीज़ है यही कि बच्चे जो है प्री देते हैं, फिर वो 1 महीना इसी सोचते हैं कि हम मेंस पढ़ें कि नहीं पढ़ें और हमारा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ये सब चीज़ मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँ, ये सब चीज़ छोड़िए। आपका अगर आज प्री हुआ तो कल से आप मेंस पढ़िए, वो निकले या मत निकले वो बात का बात, लेकिन आप कल से बिल्कुल एकदम मेंस में लग जाएंगे। क्योंकि अंततः आपको अगर इस पीएससी के एग्ज़ाम को ही लक्ष्य बना के रखा है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो पढ़ाई कहीं पे आपकी रुके ना, आपका जो पढ़ाई है वो लगातार चलते रहना चाहिए। और बिल्कुल भी ऐसा टाइम वेस्ट मत करिए कि मेरा निकलेगा नहीं निकलेगा, मैं मेंस पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ। बहुत लोगों का कॉल आते रहता है, सर मेरा इतना नंबर है, मैं मेंस पढ़ूँ कि नहीं। भाई आपका 10 नंबर भी आ रहा है ना और आपको पीएससी पढ़ना है तो आप सीधा मेंस पढ़ो। बिल्कुल, वो पढ़ेंगे तो देखिए हो गया तो काम में आएगा, और अगर नहीं पढ़ेंगे और आपका प्री निकल गया तो भी कोई काम का नहीं है, वो कोई काम का नहीं। तो पढ़ाई ही कहीं ना कहीं आखिरकार आपको आगे लेके जाएगी। आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। अगर आपका प्री निकलता है तो आपके फेवर में रहेगा, नहीं निकलता है तो भी ये पढ़ाई कहीं ना कहीं आपको अगले बार के प्री और मेंस में काम आएगी। अगर आपने एक लक्ष्य बनाया है कि सीजीपीएससी के एग्जाम को मेरे को निकालना है, तो मेहनत तो करनी होगी, आपको लगना तो पड़ेगा। एक भी मिनट अगर आपको कहीं मिलता है तो वहीं पे आप अपने पीएससी के बारे में ही सोचिए। रग रग में ऐसा पीएससी जब बसा होगा ना, सपने भी जब पीएससी के आने लगेंगे, तब आप मान के चलिए कि आपका पीएससी निकलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए। जैसे मैं जॉब करते करते भी मेरा अगर एक पीरियड भी उसमें खाली रहता था, 4-5 पीरियड लेना रहता था दिन में, अगर एक पीरियड भी खाली रहता था मेरे केवल पीएससी दिखता था। बिल्कुल, जैसे घर पहुंचता था केवल मेरे पीएससी दिखता था, मेरे को पढ़ना है। सुबह नींद खुलते ही दिखता था पूरा। जैसे मैं मेट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था तो वहाँ 1.5 घंटा लगता था पहुँचने में। 50 किलोमीटर है रायपुर से, सबको उठाते हुए लेके जाता है उसका तो पूरा मैं उस बस में पूरा मैं करेंट अफेयर पढ़ता था। मैं करेंट अफेयर जो है केवल और केवल मेरे बस के जर्नी में तैयारी किया। मतलब जहाँ समय मिले आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा। अगर आप जॉब के साथ में तैयारी करना चाह रहे हैं तो जैसा राधाशीष जी कह रहे हैं कि जहाँ समय मिले वहीं पे आप चालू हो जाइए। आजकल तो फ़ोन में क्लासेस चलती हैं, फ़ोन में सारे कंटेंट रहते हैं। आप ईयरफोन रखिए, जहाँ पे आपको समय मिले लगाइए, क्लासेस देखिए, करंट अफेयर के लेक्चर्स देखिए, बुक हाथ में रखिए, बुक तुरंत खोलिए और चालू कर लीजिए पढ़ाई करनी अपनी। तो ऐसा करने से ही सफलता आपको मिल पाएगी। तो बहुत कुछ आपको आज सीखने जानने को मिला होगा। संघर्ष सभी के साथ है, लेकिन आप इन संघर्षों से लड़ के ही आगे बढ़ सकते हैं। तो तैयारी करिए, एक सही दिशा में तैयारी करिए। उड़ान की टीम के साथ जुड़ करके भी आप तैयारी कर सकते हैं। उड़ान की बड़ी टीम है, शानदार टीम है। सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, यूपीएससी के सारे कोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप उड़ान की टीम के साथ जुड़ करके भी अपनी तैयारी को एक शानदार दिशा दे सकते हैं। तो आज के सेशन में ये थे राधाशीष जी, जिन्होंने अपनी सारी बातें आपके सामने रखी हैं। तो इन बातों को आप समझिए, सीखिए, इन बातों से अपनी तैयारी में एक नई ऊर्जा लाइए, एक नई दिशा दीजिए। और हम तो ये कामना करेंगे कि जो भी बच्चे आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी बच्चे आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को आगे जाके ज़रूर सफलता हासिल हो। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक नए व्यक्ति के साथ उड़ान के होनहार सीरीज़ में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।